हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बजट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था बजट का पूरा इतिहास कि बजट कैसे बना, किस टाइप का होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें की जाती हैं। तो हम लोगों ने बहुत बेहद तरीके से उसे समझा था। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे करेंसी के बारे में। मुद्रा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, मुद्रा का विकास देखेंगे और आज की जो मुद्रा चलन में है, जो तरल मुद्रा आजकल चल रही है चलन में, जैसे कि हमारी करेंसियां हो गई, सिक्के हो गए, ये पहले किस रूप में थे और कब इसकी आवश्यकता पड़ी। तो मुद्रा का पूरा इतिहास आज हम लोग समझेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंकों के विकास के बारे में बात किया जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा का विकास या फिर मुद्रा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी। करेंसी के विकास के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। समझेंगे मुद्रा क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसके विकास के बारे में देखना है तब जाके हम लोग मुद्रा को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग मुद्रा अर्थात करेंसी को भूल जाते हैं और चलते हैं कहां? इतिहास में। इतिहास में हम लोग देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। पहले के जमाने में क्या होता था, गौर से समझेंगे कि जो हमारे व्यक्ति लोग होते थे, उस समय के जो लोग होते थे, वो विनिमय के माध्यम से क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। विनिमय किसे कहते हैं? कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करना अथवा लेन देन करना विनिमय कहलाता है। तो वह विनिमय किस रूप में होता था? उस समय करेंसी तो थी नहीं, तो कैसे किया जाता था? तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? चलन में थी। वस्तु विनिमय का मतलब यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता था? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु उससे लेता था अपने आवश्यकता की। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, ठीक, कोई व्यक्ति है कौन? बी। ए को किसकी जरूरत है? ए को जरूरत है, हम लोग मान लेते हैं सब्जी की, ठीक है। ए को सब्जी की जरूरत है और बी को किसकी जरूरत है? अनाज की, ठीक है। ए को सब्जी की जरूरत है और बी को अनाज की जरूरत है, और जो बी हैं इनके पास प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में इनके पास सब्जी है, ठीक। और ए के पास क्या है प्रेजेंट में? तो वो क्या था? अनाज था। अब देखेंगे, इसे बहुत सही तरीके से समझेंगे। ए को सब्जी की जरूरत है और बी को अनाज की जरूरत है, लेकिन इनके पास सब्जी है, इनके पास अनाज है। तो क्या करेंगे? ये दोनों आपस में विनिमय कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विनिमय कर लेंगे। बी बोलेंगे कि भैया मैं आपको क्या कर रहा हूं? सब्जी दे रहा हूं, आप हमें अनाज दे दो। तो दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। और जब दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हुई, मतलब अनाज मिला किसे? अनाज मिला बी को और सब्जी मिली किसे? ए को। तो दोनों को क्या हुआ कि इनके दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, ठीक। ए को सब्जी की जरूरत है, बी को अनाज की जरूरत है, लेकिन प्रेजेंट में ये देख रहे हैं कि ए के पास बहुत सारा अनाज पड़ा है और बी के पास क्या है? सब्जी पड़ी है। तो इन दोनों ने क्या किया कि ए ने बी को क्या दे दिया? अनाज दे दिया, और बी ने ए को सब्जी दे दिया। तो ये क्या हो गया? विनिमय हो गया, वस्तु विनिमय हो गया कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु आवश्यकता के रूप में ले लिया गया। तो आपको लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत बढ़िया है, इस तरह से तो सारी चीजों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? आगे चलकर इसमें असुविधा होने लगी। वो कैसे? कि ऐसा होता था कि जरूरी नहीं है कि अगर मुझे आम की जरूरत है और आपके पास मान लीजिए अनाज है, मेरे पास आम है, और मुझे चाहिए जूते खरीदने हैं मुझे, ठीक है।
मैं जूते लेना चाहता हूं लेकिन आपके पास तो अनाज है। तो वस्तु विनिमय क्या हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया, कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की सही तरीके से पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि मुद्रा का विकास किया गया। बहुत सही तरीके से एक एक पॉइंट समझेंगे, इतिहास से जोड़कर प्रेजेंट तक लेके आएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझेंगे कि मुद्रा है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए क्या हुआ, इस तरह से वस्तु विनिमय हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। वस्तु विनिमय हुआ, आगे चलकर वस्तु विनिमय में कठिनाइयां आने लगी कि एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। जरूरी नहीं था कि हमें जो वस्तु चाहिए अगले इंसान के पास वही वस्तु होगी। तो उसे दूर करने के लिए क्या किया गया कि एक मानक मुद्रा निर्धारित किया गया। ठीक, मानक मुद्रा निर्धारित की गई। मान लीजिए एक सिक्का, यह सिक्का है, मान लीजिए 10 रुपए का या 5 रुपए का, कोई सा भी है। तो इसे ऐसा निर्धारित किया गया कि इसके बदले में आपको जो भी वस्तु चाहिए या आपकी जो भी आवश्यकता है वह मिल जाएगी। अगले इंसान को आप ये दे दोगे तो आपको सारी वस्तुओं की क्या होगी, आपूर्ति हो जाएगी। तो इसे ही हम लोगों ने क्या बोला, मुद्रा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि वस्तु विनिमय की असुविधाओं को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास किया गया। ठीक, तो आइए अब समझते हैं कि मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा कहते किसे। अब हम लोगों ने यह तो समझ लिया कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास किया गया, अर्थात करेंसी का। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि करेंसी है क्या, मुद्रा है क्या। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मतलब वह माध्यम जिसे सरकार द्वारा क्या किया जाए, मान्यता प्रदान कर दिया जाए कि इसके बदले में आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो वह क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। सिंपल वे में अपने से समझेंगे, परिभाषा अपने से बनाएंगे। अर्थशास्त्र में आप लाइन से मत भटको, परिभाषाएं अपने से बना सकते हो। ठीक है, तो वस्तु विनिमय हम लोगों ने समझा, अब समझेंगे मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में जो बात की गई है वह यह है कि किसी भी मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा लिख देते हैं, सही तरीके से याद हो जाएगा। मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त का मतलब यह है कि प्रेजेंट टाइम में जब मुद्रा प्रचलन में है, सरकार द्वारा उसे वैल्यूएबल बनाया गया है, उसका कुछ मान रखा गया है कि इसके बदले में आपको सारी वस्तुएं मिल सकती हैं, तो वह मुद्रा कहलाती है। कि विनिमय का वह माध्यम जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब बात करेंगे कि क्या यह जो परिभाषा हम लोगों ने लिखी यह पूरी तरह से सत्य है और मुद्रा की वैल्यू इतनी है। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं वो, उनका नाम क्या है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, या फिर प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने बहुत सटीक परिभाषा दी है किसकी, मुद्रा की। इन्होंने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकास चक्राकार घूमता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकास चक्राकार घूमता है। इसे हम लोग लिख लेते हैं, मेंस में लिखने के लिए यह बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। क्या है यह, मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकास चक्राकार घूमता है, चक्राकार घूमता है। मार्शल महोदय ने क्या किया कि मुद्रा को ही माध्यम माना है कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो वह मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है, जो
अमिट सत्य है, यह सत्य है कि अगर कोई भी कार्य जो आर्थिक विकास से संबंधित हो अथवा अर्थशास्त्र से संबंधित हो, वह मुद्रा पर ही डिपेंड होता है। कैसे? अब हम लोग इसका एग्जांपल देंगे। आपको डेवलप करना है, कोई नई फैक्ट्री डालनी है, तो उसे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको पूंजी लानी पड़ेगी। पूंजी क्या होगी? मुद्रा के रूप में होगी। तो अगर विकास हो रहा है, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे आप सैलरी दे रहे हो, तो वह मुद्रा के रूप में दे रहे हो आप, ठीक है। वो आपको सेवाएं दे रहा है, आप उसे मुद्रा दे रहे हो और वह संतुष्ट हो रहा है। तो यही है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकास चक्राकार घूमता है। मतलब आर्थिक विकास हमेशा मुद्रा पर ही क्या होता है? डिपेंड होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मुद्रा को भी सही तरीके से समझ गए होंगे। पहले हम लोगों ने देखा कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके पहले कैसे कार्य होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से, उसे हम लोगों ने समझा। फिर देखा कि मुद्रा क्या है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, जिसके बारे में बात करने के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। वो हमारा क्या है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ भारत में, ठीक है। आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे? आरबीआई द्वारा निर्धारित कुछ मान है, उसे भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे M1, M2, M3, M4। बहुत कंपलसरी है, क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग, सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आइए अब समझते हैं भारत में मुद्रा का विकास। कहां? भारत में मुद्रा का विकास अब समझेंगे कि भारत में पहले क्या होता था? राजवंशी शासन चलता था। तो जो राजा, जो शासक होता था, उसने क्या किया? मुद्रा की ढलाई शुरू करवाई। और भारत में सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्रा का विकास होता है। यह क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे छोटे एग्जाम में, कि भारत में मुद्रा का विकास कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगर हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल तक। इतिहास हम लोग जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री, तो उसमें सारी चीजें ये फिर से पढ़ना है, हमें क्लियर करेंगे। इसलिए हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, चीजें क्लियर करते चलेंगे, बस जितना आवश्यक है बस वही समझेंगे। तो क्या होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का विकास होता है। तो उस समय सांकेतिक मुद्रा तो थी नहीं कि करेंसी की नोट आ गई थी। करेंसी आई जब क्या हुआ? आधुनिक भारत, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, जिसमें कंपनियों का आगमन हुआ, ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, तो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। लेकिन जो हमारे शासक वर्ग थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे? राजा महाराजा, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने धातु की मुद्रा चलाई। ठीक, धातु की मुद्रा चलाई, और उस धातु की मुद्रा चलाई जाती थी जो वैल्यूएबल होती थी। इसे समझेंगे कि जिस धातु की, मान लीजिए कि ये एक धातु है और इसका क्या बनाया गया? सिक्का। ठीक, तो ये जो धातु होती थी, अगर यह 50 रुपए का सिक्का बनाया गया है, तो इसका जो मान होता था, वास्तविक मूल्य होता था, वास्तविक मूल्य भी क्या होता था? ज्यादा होता था। मतलब वैल्यूएबल जो होती थी हमारी धातु, जिसका कि अपना खुद का वैल्यू होता था, महंगी से महंगी धातुओं के सिक्के चलाए गए, जैसे सोने के, चांदी के। तो इस तरह से मुद्रा का विकास हुआ भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और धातु के सिक्कों के रूप में हुआ। अभी करेंसी नोट नहीं आई है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसे लिखते हैं, देखेंगे कि धातु में सोने का सिक्का सबसे पहले किस राजवंश ने चलाया, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाया, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया। तो इसमें 3 शासक क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? हिंद यवन, कुषाण और गुप्त शासक। गुप्त शासक एक ऐसा शासक था, गुप्त काल, जिसमें कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढाले गए। ठीक, आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, पहला इसमें देखेंगे कि भारत में मुद्रा का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और किस रूप में हुआ था? तो धातु के रूप में, या धातु के सिक्के प्रचलन में आए थे। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे क्या? कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? सबसे पहले सोने के सिक्के
किस राजवंश ने चलाया? तो वो राजवंश एक तरह से हम लोग से बोल सकते हैं हिंद यवन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक अर्थात बैक्टीरियाई। तो उन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके हिस्ट्री में भी और इकोनॉमिक्स में भी, दोनों में आपके क्या हो सकता है? क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यवन, या फिर इन्हें इंडो ग्रीक बोलते हैं, या बैक्टीरियाई। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने चलाया। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया। ठीक, अब बात करेंगे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के क्यों? क्योंकि सोना उस समय बहुत वैल्यूएबल था, जैसे आज है इसी तरह पहले भी था। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजवंश ने चलाया? तो वो हमारा राजवंश कौन सा था? गुप्त शासन। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। तो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये जो मुद्रा ढाली जा रही है यह धातु के रूप में ढाली जा रही है और इसका कोई नाम नहीं है। इसका कोई नाम नहीं है। यह प्रचलन में क्यों है? क्योंकि यह जिस धातु से ढाली जा रही है उस धातु का भी अपना क्या है? वास्तविक मूल्य है। अब बात करेंगे कि भारत में जो रुपया आता है, पैसा, रुपया, रुपया नाम कब से आया? तो इसके लिए एक बार फिर हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा शेरशाह सूरी का, जिसने जीटी रोड बनवाई थी और जिसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। वह वही व्यक्ति है जिसने मुगल शासक आपके कौन से थे? हुमायूं को अपदस्थ कर दिया था। कब? 1939, सॉरी, एक तरह से हम लोग देखें चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में उसने क्या किया था? हुमायूं को पराजित करके भारत से मुगल वंश को हटा दिया था। हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे सही तरीके से पढ़ेंगे तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे शेरशाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को अपदस्थ किया था 1939 में, सॉरी फिर से 1900 बोल रहा हूं, माफ करिएगा, 1539 में चौसा के युद्ध में उसने पराजित करके भारत में सूरी वंश स्थापित किया। तो उसी ने रुपया नाम दिया। ये जो मुद्रा ढाली जाती थी इसे रुपया नाम शेरशाह सूरी ने दिया था। ठीक है, लिखेंगे। हिस्ट्री में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे इस समय पढ़ रहे हैं। तो रुपया नाम किसने दिया? सबसे पहले रुपया नाम दिया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि मुद्रा का विकास हो रहा है। आगे बात करेंगे करेंसी कब से प्रचलन में आई। करेंसी सबसे पहले प्रचलन में आई ब्रिटिशर्स के काल में। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह है कि ऐसे मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य उसके मानक मूल्य से बेहद कम हो, जैसे करेंसी, नोट। एक नोट आप लोग देख लीजिए, उदाहरण वैसे नहीं जाते, हम लोग जाते हैं डिमोनेटाइजेशन पर। जब मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था, पुरानी नोटें बंद की गई थी, 500 और 1000 की नोटें, तो पहले हम लोग क्या देखते थे कि जो 1000 का नोट था, मान लीजिए ये 1000 का नोट था, तो इसका जो मान था 1000 भारतीय रुपए था। लेकिन जब इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया तो इसका मूल्य क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसका वास्तविक मूल्य कुछ नहीं था। इसका
वास्तविक मूल्य कुछ था ही नहीं, केवल मानक मूल्य था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले प्रचलन में आई ब्रिटिश काल में, जब कंपनियों का आगमन हुआ। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, वह क्या है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई को पढ़ने के लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन यहां सबसे पहले देख लेंगे कि आरबीआई ने जो मुद्रा मान निर्धारित किया, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मुद्रा का है, तो मुद्रा का मान हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा ये देखना होगा कि आरबीआई क्या है, आरबीआई करता क्या है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक, अब बात करेंगे कि जो ये आरबीआई है, आरबीआई का गठन कब किया गया था। हम लोग इसे संविधान के लेक्चर में भी देख चुके हैं, इतिहास में भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स तो इसका है ही। तो इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। और किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो हिल्टन यंग आयोग लाया गया था, उसी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे कि आरबीआई कार्य क्या करता है। तो आरबीआई को एक तरह से हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं या बैंकों का मुखिया बोलते हैं। यह भारत में जितनी बैंकें हैं सबका क्या करता है, संचालन करता है, उनके मुखिया के रूप में कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 रुपए से लेकर प्रेजेंट में 2000 रुपए तक के मुद्रा का, 2000 से लेकर 2000 रुपए तक के मुद्रा का क्या करता है, यह संचालन करता है। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे 1 रुपए मैंने क्यों नहीं लिखा, तो छोटे एग्जाम में वो भी क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपए का क्या होता है। जो नोट आती है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। हर नोटों पर अगर आप देखेंगे तो उसमें आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, वह प्रमाणित करते हैं। लेकिन 1 रुपए की नोट पर हमेशा वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के मुद्रा का संचालन यह करता है और इनका निर्गमन भी करता है। और बैंकों का क्या करता है, एक तरह से यह नियंत्रण रखता है बैंकों पर। अब हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में वीडियो बना रहे हैं कि मुद्रा का मान, आरबीआई द्वारा मुद्रा का मान कैसे निर्धारित किया गया है। इसे रफ करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, उसे समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि बोर्ड पर पहले से कुछ चीजें लिखी रहें। आइए, क्या है आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान। आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान। ठीक, तो इसमें क्या है कि पूरी 4 तरह के मुद्रा मान निर्धारित किए गए हैं, जिसमें M1, M2, M3, M4। आप लोग सही तरीके से कंसंट्रेट होके M1 को समझ लेंगे तो M2, M3, M4 सही तरीके से आप लोगों को याद हो जाएंगे, उसमें कोई असुविधा नहीं होगी, उसकी मेरी गारंटी है। पहले हम लोग समझते हैं M1। M1 मुद्रा क्या है, तो M1 के लिए जो फार्मूला बनाया गया वह क्या है कि C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। अब कहेंगे अरे बाप रे, ये C क्या है, DD क्या है, OD क्या है, तो इसे हम लोग समझते हैं कि C बराबर कैश, मतलब C का मतलब है कैश। ठीक, उसके बाद DD है, जो DD का जो मतलब है उसे DD को हम लोग क्या बोलते हैं, DD का अर्थ है बैंकों के पास मांग जमा। पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे। बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद समझेंगे ओडी। ओडी क्या है, ओडी है आरबीआई के पास अन्य जमा। आरबीआई के पास अन्य जमा, इसमें कम से कम 3 स्टार मार लीजिए आप लोग। ठीक,
क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है और आप लोगों को कोई बताता भी नहीं कि आरबीआई ने किस तरह से मुद्रा का मान निर्धारित किया है। आइए अब इसे समझते हैं। देखिए, यह जो M1 है इसमें C बराबर कैश, DD का मतलब बैंकों के पास मांग जमा, OD का मतलब आरबीआई के पास अन्य जमा। ये पैसों की बात की जा रही है कि जो आरबीआई के पास जमा है पैसा और जो बैंकों के पास मांग जमा है, अर्थात जो प्रचलन में होता है। अगर आप अभी जाइए बैंक में 20,000 रुपए या 1,00,000 रुपए जमा करिए, फिर उसके बाद तुरंत 10 मिनट बाद आप उसे निकाल कर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये M1 वह मुद्रा होती है, समझेंगे, M1 वह मुद्रा होती है जो चलन में होती है। जो चलन में होती है मुद्रा वह M1 मुद्रा कहलाती है, जैसे कि कैश, क्योंकि इसमें पहले ही कैश का नाम दिया गया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होती। अब बात करेंगे M2। M2 का जो फार्मूला है वह फार्मूला क्या है? M1, देखिए इसमें M1 जुड़ गया, मतलब कैश भी जुड़ गया, बैंकों के पास नगद जमा जुड़ गया और आरबीआई के पास जमा जुड़ गया। ठीक है, तो पूरी तरह से जोड़ के M1 को भी M2 में शामिल करते हैं और उसके बाद इसमें जो एक नई चीज जोड़ते हैं वह क्या है? डाकघर में बचत जमा। क्या? डाकघर में बचत जमा। ठीक, मतलब M1 के तहत जितनी कैश अथवा जितना मुद्रा आता है या जितनी वैल्यू आती है उसमें डाकघर में बचत जमा, डाकघर में जो जमा किया जाता है, अगर उसे भी जोड़ दिया जाएगा तो M2 निकल आएगा। अब धीरे धीरे आप लोगों को इजी लगने लगा होगा। बात करते हैं M3। M3 मुद्रा वह होती है जिसमें M1 प्लस बैंकों के पास अन्य सभी जमा, M1 प्लस बैंकों के पास अन्य सभी जमा। ठीक, इसे भी समझते हैं, बहुत सही तरीके से याद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर आपने इसमें M1 को ऐड कर दिया है तो M1 में तो बैंकों के पास जमा याद, सॉरी बैंकों के पास जो नगद जमा है वह आ गया, लेकिन इसमें एक और शब्द जुड़ा है कि अन्य सभी जमा। बैंकों के पास जो डिपॉजिट होता है, जो जमा होता है, वह कस्टमर का होता है, लेकिन उसमें आप लोग देखते होंगे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसे सावधिक जमा हम लोग बोलते हैं, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं अगर M1 में, तो M3 मुद्रा बन जाती है, M3 मुद्रा का मान बन जाता है। अब बात करेंगे चौथी, M4। इसे मैं 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाए। M4 का मतलब यहां है कि बैंकों के पास अन्य सभी जमा, और सॉरी M1 C प्लस DD प्लस OD, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में बचत जमा, M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास अन्य सभी जमा। लेकिन जो M4 है, M4 का मतलब यहां है कि M1 प्लस डाकघर में समस्त जमा, M1 प्लस डाकघर में समस्त जमा। अब कहेंगे कि सर डाकघर में जमा वहां भी जुड़ा है, तो इसमें भी देखिए एक वर्ड जुड़ा है मैंने, क्या? समस्त जमा। सॉरी मैंने नहीं जोड़ा, ये आरबीआई ने ही जोड़ा है। बताने का तरीका ऐसा है कि आप लोगों को एक एक चीजें बताना चाह रहा हूं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आप लोगों के अंदर। ठीक है, आइए शुरू से इसे समझते हैं। M1 मुद्रा मान वह मान होता है जिसमें कैश होता है, बैंकों के पास नगद जमा होता है मांग वाला, जिससे व्यक्ति ले भी सकता है दे भी सकता है, OD आरबीआई के पास जमा। ठीक, अब बात करेंगे M2 जो मान है इसमें M1 अर्थात इन तीनों को ऐड कर लेंगे प्लस डाकघर में जो बचत जमा होती है उसे ऐड कर लेंगे। M3 पर बात करेंगे तो M1 इसमें भी रहेगा लेकिन बैंकों के पास अन्य सभी जमा जोड़ लिया जाएगा। ठीक, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ? मुद्रा का मान हुआ कि बैंकों के पास जो जमा है वो जुड़ा तो M3 बना और जो डाकघर से जुड़ा हुआ क्या होगा? M1 बना। लेकिन अब बात करेंगे M4 का, तो M4 में M1 प्लस डाकघर में समस्त जमा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इसमें बैंकों का जमा जुड़ा है M1 में, फिर भी हम लोगों ने यहाँ क्या किया? M3 निकालने में कि बैंकों के पास अन्य सभी जमा जोड़ा, मतलब इसमें जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है वो जोड़ा। इसी तरह से
M2 में डाकघर में बचत जमा है, लेकिन M4 में डाकघर में समस्त जमा आता है। मतलब डाकघर में जमा के अलावा अलग से जो डिपॉजिट किया जाता है वो भी अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो M4 निकल आएगा। अब याद करने का फार्मूला, M1 में क्या है, बैंकों के पास जमा है ना, M1 को आप लोग सीधे पकड़ के M3 से जोड़ दीजिए, ठीक। M2 में डाकघर में बचत जमा, M4 में डाकघर में समस्त जमा, तो M2 और M4 को क्या करेंगे, साथ कर देंगे। देखिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है कि रट्टा मारना है, हमें सिर्फ समझना है, अपनी माइंड क्या करना है, डेवलप करना है। तो इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता कि चीजें समझ के याद करना, और याद करने की ट्रिक बतानी मेरी जरूरत है। याद कैसे करवाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए, कोई माइंड मत लगाइए, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। ज्यादा चीजें मैं लिख भी नहीं रहा हूं इसीलिए। तो इस तरह से क्या हुआ, M1 को हम लोगों ने M3 से जोड़ दिया, M2 को M4 से। क्यों, M1 में भी बैंक जमा आ रहा है और आपके M3 में भी बैंक जमा आ रहा है। M2 में आपके क्या आ रहा है, डाकघर में बचत जमा, M4 में आ रहा है डाकघर में समस्त जमा। और ये याद रखेंगे कि जो M1 है यह तीनों में ऐड होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि मुद्रा का मान आप लोग समझ गए होंगे। अब समझेंगे तरलता में इनका क्रम क्या है। तरलता क्रम क्या है, मैं अब आप लोगों से पूछूंगा, बताइए इसमें सबसे ज्यादा तरल कौन सी मुद्रा हो सकती है। तरलता के क्रम में सबसे ज्यादा तरल मुद्रा कौन सी हो सकती है। देखिए समझेंगे, ये M1 तो सब में जुड़ा है, ठीक, तो M1 हो ही नहीं सकता, ठीक, M1 हो ही नहीं सकता। उसके बाद बात आती है कि डाकघर में बचत जमा, डाकघर में जो बचत जमा होती है क्या हमेशा यूज होती है क्या, आंसर आएगा नहीं। बैंकों के पास अन्य सभी जमा M1 के साथ जुड़ा है, तो इसमें कहेंगे हाँ सर ये तो होता है, ठीक है, लेकिन प्रचलन में बात हो रही है। तरलता का मतलब है प्रचलन में, ठीक, सॉरी तरलता का मतलब है प्रचलन में कितनी कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा होती है, तो उसमें इसका रेशियो चेंज ही नहीं होगा। वह क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रचलन में M1 होता है, फिर क्या होता है M2 होता है, फिर कौन सा होता है M3 होता है, और फिर जाके M4 होता है। क्यों, ऐसे ही आप लोग देख लीजिए कि यह मुद्रा जो होगी यह चलन में सबसे ज्यादा होगी, फिर यह होगी, फिर यह होगी, फिर आगे वाली होगी, ठीक। तो उम्मीद करता हूं तरलता क्रम भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सर्वाधिक इसका मान। क्या बात करेंगे, सर्वाधिक मान के बारे में इसकी बात करेंगे कि अब इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा मान किसका हो सकता है। देखिए M1 क्यों नहीं हो सकता सर्वाधिक मान का, क्यों, क्योंकि M2 M3 M4 चारों में जुड़ा हुआ है। अगर डाकघर में बचत जमा का 1 रुपए भी होगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। बैंकों के पास अन्य जमा अगर इससे 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो M1 से ये भी ज्यादा होगा। इसी तरह से M4 में भी M1 जुड़ा है, तो डाकघर में जो जमा है अगर 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा होगा। तो पहला पूरी तरह से कट गया। अब बात आती है दूसरा कि इसका मान कितना होगा। तो अब ऐसे आप लोग अनुमान लगाएंगे कि जो पैसा डाकघर में जमा है और जो पैसा बैंक में जमा है, इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका होगा मान। तो कॉमन सेंस है कि सबसे ज्यादा मान होगा बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास अन्य जमा। तो इस तरह से डाकघर भी पूरी तरह से कट गया, फोर्थ में भी डाकघर है तो कट गया। तो सर्वाधिक जिसका मुद्रा मान होगा वह कौन सा होगा, M3। सब इसी से समझेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चीजें याद हो जाएंगी। सर्वाधिक मान किसका है, तो वह है M3 का। अब बात करेंगे संकुचित मान, सब क्वेश्चन बनता है। संकुचित मान अर्थात सबसे कम मान, तो हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे कम मान किसका होगा, M1 का होगा। क्यों, क्योंकि M1 हर मान में जुड़ा हुआ है। अगर इनका थोड़ी सी भी 0% कुछ मान लीजिए 1 रुपए भी वैल्यू होगी तो M1 से ज्यादा ही होगी। तो सबसे संकुचित मान कौन सा है, M1 है। तो उम्मीद करता हूं कि RBI द्वारा निर्धारित मुद्रा मान आप लोग सही तरीके से याद कर चुके होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे क्या कि भारत में मुद्रा की प्रणाली क्या है, कैसे है, सबकी चीजें में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब वीडियो का लास्ट है,
जाना नहीं आप लोगों को, कहीं समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, आइए सबसे पहले देखेंगे कि भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आई थी। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957। इसे आप लोग हेडिंग बना लेंगे, क्या? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अगर मैंने इसमें महत्वपूर्ण लिख दिया है तो इसका मतलब है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या लिखेंगे? भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आई? भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब आई थी? तो यह आई थी 1957 में, 1957 में। दूसरा पॉइंट आता है कि 1957 में जो मुद्रा थी उसे क्या बोला जाता था? तो 1957 की मुद्रा को क्या बोला जाता था? तो उसे बोला जाता था नया पैसा। याद रखेंगे, पूछता है कि नया पैसा प्रचलन में कब आया और कब तक रहा। तो नया पैसा 1957 में आया और कब तक रहा? तो यह 1964 तक रहा। 1964 में क्या किया गया कि इसमें से नया शब्द काट दिया गया, सिर्फ पैसा रखा गया। अब बात करेंगे आगे, वही पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। एक एक पॉइंट दूसरे से जोड़ के बताऊंगा, चीजें याद हो जाएंगी। क्या? नया पैसा को पैसा में बदला गया। पैसा में बदला गया। कब बदला गया? तो वह 1964 में बदला गया। कब? 1964 में बदला गया। मतलब ये जो नया पैसा था इसमें से नया को काट दिया गया, सिर्फ पैसा रखा गया, और यही पैसा 1964 में आया जो आज तक प्रचलन में है। अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लोग रेड पेन से इसे लिख रहे हैं, रेड मार्कर से। क्या है कि वर्तमान में नोट निर्गमन की जो व्यवस्था है वह कैसी है भारत में? वर्तमान में नोट निर्गमन की व्यवस्था भारत में वर्तमान समय में नोट निर्गमन व्यवस्था की जो प्रणाली है वह प्रणाली कौन सी है? तो वह है न्यूनतम कोष प्रणाली। कौन सी? न्यूनतम कोष प्रणाली। अब कहेंगे सर ये नया वर्ड कहां से आ गया? वीडियो लास्ट होने तक भी आपने एक नया वर्ड बता दिया। इसे मैं बहुत सिंपल वे में क्लियर करूंगा आप लोगों के माइंड में कि जो न्यूनतम कोष प्रणाली है, न्यूनतम कोष प्रणाली का मतलब यह है कि कम से कम मुद्रा का निर्गमन किया जाए। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुद्रा का निर्गमन कर देंगे, कि ऐसे मान लें, काफी लोगों के माइंड में लगता होगा कि टकसालें अपनी हैं, जहां मुद्रा का क्या होता है, ढलाई की जाती है, निर्गमन किया जाता है नोटों की, करेंसियों का। तो ऐसा नहीं है कि देश गरीबी में है, ये है वो है, कोई भी समस्या हो नोट छापते जाओ। इससे क्या होगा? अगर नोट बराबर कंटिन्यू छपता चला गया तो प्रचलन में ज्यादा हो जाएगा। उस दिन हम लोगों ने मुद्रास्फीति और अपस्फीति को पढ़ा था, महंगाई और मंदी को, तो वही रीजन है। स्फीति और अपस्फीति का वीडियो भी हम लोग अलग से लेके आएंगे, ठीक है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का। तो सही तरीके से चीजें क्लियर करेंगे कि न्यूनतम कोष प्रणाली भारत में अपनाई क्यों गई, इसलिए अपनाई गई। अगर ये भारत में ही नहीं हर जगह होती है कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुद्रा की छपाई कर देंगे, मार्केट में मुद्रा जो होगी, करेंसी ज्यादा मात्रा में आ जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वह गिर जाएगी और महंगाई चरम सीमा पर चली जाएगी। हम लोगों ने इसे समझा था, किसमें? मुद्रास्फीति में समझा था, बहुत सही तरीके से, डिफ्लेशन में, सॉरी इन्फ्लेशन में। तो ये जो प्रणाली है भारत में वर्तमान समय में नोट निर्गमन व्यवस्था की, सॉरी व्यवस्था यार, नोट निर्गमन व्यवस्था की प्रणाली, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली है कि कम से कम मुद्रा का निर्गमन किया जाएगा। अगर ज्यादा मुद्रा का निर्गमन किया गया तो पूरी तरह से क्या होगा
कि मुद्रा का वैल्यू गिर जाएगा और किसी भी कंट्री में मुद्रा की वैल्यू गिरना अर्थात महंगाई का बढ़ना उसके आर्थिक विकास में सबसे बड़ा क्या है, रोड़ा है, जिसे हम लोग अवरुद्ध बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मुद्रा का पूरा विकास पढ़ लिया और प्रेजेंट से इसे क्या किया, जोड़ दिया करंट से, कि चीजें कैसे मुद्रा का विकास हुआ, इसके पहले कैसे कार्य होता था और किस तरह से भारत में शासकों ने मुद्रा की ढलाई करवाई, पहले धातु के रूप में, फिर उसके बाद करेंसी के रूप में आया। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दूंगा कि मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना मैं बता देता कि मुद्रा की ढलाई भारत में कहां कहां होती है, उसे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम लोग पूरी तरह से फिर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो सही लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और यह निरंतर चलती रहेगी। जो लोग नए हो उनको मैं बता दूं कि इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हो प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए, सही तरीके से सेलेक्ट होइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।